Hey everyone, Namaste. So this is going to be the last lecture of our current financial management series. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon and let us get started. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके अप्रोचेस क्या होते हैं, ये सारी बातें की थी। इसके बाद कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग थे उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमें 4 चीज़ों का मैनेजमेंट देखना होता है। कैश का मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट और पेबल्स का मैनेजमेंट। अच्छा, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले वाला वीडियो देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक दे रखा है मैंने। अब देखो, कैश मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे हम आज डिस्कशन करेंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, इस पे से फर्दर कोई डिस्कशन नहीं करना है हमें। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। कैश मैनेजमेंट, पहली बात तो बिना पढ़े ही इतना जहन में आ जाना चाहिए कि कैश मैनेजमेंट का मतलब हमें कैश इतने हिसाब से रखना होता है कि ऐसा ना हो कि बिज़नेस में बहुत आइडल कैश पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कि हम वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो कैश ही ना रहे, उसके लिए फिर हमें सोर्सेज ढूंढने पड़े। ठीक, अब रीड करते हैं। अंडर कैश मैनेजमेंट वी स्टडी हाउ अ कंपनी मैनेजेस इट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओके, वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फाइंडिंग द ऑप्टिमल कैश बैलेंस। एग्जैक्टली, हमारा मेन पर्पस ही है कि ऑप्टिमल कैश, एग्जैक्टली कितना स्टैंडर्ड कैश मेरे पास पड़ा होना चाहिए बिजनेस में। It shouldn't be too much, not too much cash which stays idle and not too little which can stop operations। ना बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा होना चाहिए आइडल कि हम उसको वेस्ट कर सकें, और ना इतना कम पैसा हो कि मेरे ऑपरेशंस जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वही हैम्पर होने लगे। ठीक है, अब ऑप्टिमल कैश बैलेंस क्या होता है? दिस इज़ द आइडियल अमाउंट ऑफ कैश अ बिजनेस शुड कीप, कि एक बिजनेस को आइडियली कितना कैश रखना चाहिए अपने पास, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस, विच शुड बी इनफ टू मीट डेली नीड्स बट इट शुड नॉट बी टू मच टू वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न रिटर्न्स। देखो, हम अगर बहुत ज़्यादा पैसा रख रहे हैं ना अपने पास जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। अगर आप उतना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको वहाँ से रिटर्न आता, कुछ इंटरेस्ट आता। ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वॉटेवर, कुछ रिटर्न आता, बट आपने क्या किया? रखा रखा रखा, वेस्ट कर रहे हो आप उसको। ठीक है, बोलते हैं ना मनी मेक्स मनी। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होता है? आइडियल अमाउंट ऑफ कैश होता है जितना एक बिज़नेस को अपने पास रखना चाहिए। अब ये आइडियल अमाउंट ऑफ कैश हर बिज़नेस के लिए सेपरेट होगा ना, ज़रूरी तो नहीं है एक बहुत छोटा बिज़नेस है और एक बहुत बड़ा बिज़नेस है तो दोनों का ऑप्टिमल कैश बैलेंस तो सेम हो नहीं सकता। तो हर बिज़नेस के लिए ऑप्टिमल कैश बैलेंस अलग अलग होता है। अब ये बिज़नेस डिसाइड कैसे करेगा कि उसका ऑप्टिमल कैश बैलेंस क्या होता है? इसके लिए ना 2 मॉडल्स दिए हुए हैं। पहला मॉडल है बॉमल्स मॉडल और दूसरा है मिलर और मॉडल। ठीक है, इन 2 लोगों ने अपने ऑप्टिमल कैश बैलेंस के लिए मॉडल दिए हैं कि आपका ऑप्टिमल कैश बिजनेस में कितना होना चाहिए। तो हम बॉमल्स मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ये है आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस। देखो, तो सबसे पहले तो हमें पता क्या होना चाहिए, बॉमल्स का मॉडल जो है उसका पर्पस क्या है, मॉडल किस लिए बनाया हुआ है? ये हेल्प करता है आपको डिसाइड करने में कि बिज़नेस को कितना कैश एक बार में विदड्रॉ करना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट भी कम रहे और आपका काम भी स्मूथली चले। ठीक है, तो आओ उसको रीड कर लेते हैं। पहली बात तो बॉमल्स मॉडल यूज़ कब करते हैं? व्हेन कैश आउटफ्लोज आर रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल। जो आपके कैश आउटफ्लो है, मतलब जो आपको कैश देना पड़ता है वो रेगुलर हो और प्रेडिक्टेबल हो। कौन से कैश आउटफ्लोज रेगुलर होते हैं? जैसे सैलरी हमें फिक्स्ड पता होती है कि कितनी देनी है और कब देनी है। रेंट हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कितना देना है, कब देना है। बाकी भी बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जो हमें पहले से एग्जैक्ट अमाउंट भी पता होता है और टाइम भी पता होता है। तो ऐसे जब आपको अगर कैश आउटफ्लोज आपके फिक्स्ड हैं, रेगुलर हैं और प्रेडिक्टेबल हैं, तो आप बॉमल्स मॉडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैश इज एडेड इन फिक्स्ड अमाउंट्स बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट। जो आपका कैश इनफ्लो भी आता है, ये तो आउटफ्लो की बात होगी, जो आपका कैश इनफ्लो भी आता है वो भी फिक्स्ड अमाउंट का आता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स बेच के, अपनी सिक्योरिटीज़ बेच के जो भी कैश जब ले आते हो, विड्रॉ करते हो, तो वो कैश भी फिक्स्ड अमाउंट्स में आता है, वो भी आपको प्रेडिक्टेबल रहता है। तो जब भी आपके कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्रेडिक्टेबल हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, फिक्स्ड हैं, रेगुलर है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? बॉमल्स मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू
रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड गेटिंग कैश। होल्डिंग एंड गेटिंग कैश का क्या मतलब है? देखो, बिजनेस के पास ना पैसा फिक्स डिपॉजिट से या सिक्योरिटीज़ में लगा होता है, तो जब कैश की ज़रूरत होती है तो वो सिक्योरिटीज़ बेच के कैश ले आते हैं हम, ठीक है। मतलब फर्म जब सिक्योरिटीज़ बेचती है तो कैश आता है, पर हर बार सिक्योरिटीज़ बेचने की एक कॉस्ट भी तो लगती है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और अगर ज़्यादा कैश रख लेते हैं तो इंटरेस्ट का लॉस होता है, इंटरेस्ट का भी तो लॉस होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कैश अपने पास रख रहे हैं, मतलब कि हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो गया, और उसी लॉस को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या? कि अगर ये पैसा मेरे पास नहीं रखा होता आइडल, तो मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करती, और इन्वेस्ट करती तो वहाँ से इंटरेस्ट आता, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉस्ट कंसिडर्ड है, इसमें दो कॉस्ट कंसिडर करते हैं। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कि जितनी बार आप सिक्योरिटीज़ बेचोगे तो उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि हम इतना सारा कैश अपने पास होल्ड कर रहे हैं, तो वो होल्ड करने की जगह अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया होता तो मुझे इंटरेस्ट आता, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंटरेस्ट लॉस्ट बाय होल्डिंग कैश। इतनी बात समझ में आई? अब वो सब तो ठीक है, बट बॉमल्स के अकॉर्डिंग आप ऑप्टिमल कैश बैलेंस निकालोगे कैसे? तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये, C इज इक्वल टू 2BT अपॉन आई होल में अंडर रूट। B का मतलब क्या है? C मतलब आपका कैश बैलेंस है, B का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, की हर बार सिक्योरिटीज़ बेचने की जो कॉस्ट आती है, मतलब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो कितनी होती है। T का मतलब क्या है? टोटल कैश रिक्वायरमेंट, कि आपकी टोटल कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है। और I का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि अगर आपने ये पैसा अपने पास नहीं होल्ड किया होता और कहीं इन्वेस्ट किया होता, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम अपने बिजनेस का ऑप्टिमल कैश बैलेंस निकाल सकते हैं एज पर बॉमल्स मॉडल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं मिलर और मॉडल पे, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा है। इन्होंने क्या बोला कि जब कैश फ्लोज इरेगुलर हो और प्रेडिक्टेबल ना हो, नॉट प्रेडिक्टेबल, तब हम मिलर और मॉडल यूज़ करेंगे। देखो, अगर मेरे कैश फ्लोज रेगुलर होते और प्रेडिक्टेबल होते तब तो जाहिर सी बात है ना, मैं बॉमल्स मॉडल यूज़ करती। बट अगर मेरे कैश फ्लोज इरेगुलर हैं, कि मुझे नहीं पता कि कितना पैसा आएगा या पैसा जाएगा कितना, मेरे वेजेस भी वैरी कर रहे हैं कि इस बार इतना देना है, अगली बार ज़्यादा देना है, उसके बाद कम देना है, प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कब पैसा आएगा कब पैसा जाएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मिलर और मॉडल, ठीक है। वर्क कैसे करता है? तो हमें ना 3 लेवल सेट करने होते हैं, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट और एक रिटर्न पॉइंट, ठीक है। रिटर्न पॉइंट आपका बीच का, जैसे मान लो रिटर्न पॉइंट है आपका 1 लाख, ठीक है, ये आपका रिटर्न पॉइंट जिसको हम Z बोलते हैं। इसके बाद आपकी एक अपर लिमिट है 1,50,000 और लोअर लिमिट है आपकी 50,000। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, अब पहले रूल्स देखो, फिर मैं इस पर वापस आती हूँ। पहले क्या बोल रहा है? इफ़ कैश गोज अबव द अपर लिमिट, अगर कैश आपका अपर लिमिट के ऊपर चला जाता है तो हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं, उसको होल्ड नहीं करना। मतलब अगर 1.5 लाख के ऊपर आपके पास पैसे चले गए, जैसे मान लो 1,80,000 का कैश पड़ा है, तो आपके पास ऊपर कितना चला गया? 30,000। तो इस 30,000 को क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आपका कैश बिलो द लोअर लिमिट चला गया, मतलब आपके 50,000 तो चाहिए ही थे, बट आपका कैश चला गया 30,000, मतलब लोअर लिमिट से भी नीचे, तो क्या करोगे? ये 20,000 का डिफरेंस तो हमें कवर करना है, तो वील सेल द सिक्योरिटीज़ टू गेट कैश, कि हम सिक्योरिटीज़ बेचेंगे ताकि मेरे पास कैश आ जाए। और नॉर्मली कैश मूव्स विद इन दीज लिमिट्स, मतलब इस लिमिट के बीच में ही कैश को मूव करते रहना चाहिए, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, रिटर्न पॉइंट। तो रिटर्न पॉइंट क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, रिटर्न पॉइंट का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा टारगेट कैश बैलेंस होता है, वो वाला पॉइंट होता है जहाँ तक कैश को वापस लाना चाहिए, ठीक है। कि जब भी कैश बैलेंस अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्रॉस कर जाता है तो हमारा क्या एफर्ट होना चाहिए कि हमें उसे रिटर्न पॉइंट पे ले आना है। कि 50,000 से नीचे जा रहा है तो हम ट्राई करेंगे इधर मूव करें, यहाँ पे 1,80,000 पे जा रहा है तो हम ट्राई करेंगे इधर मूव करें, कि हमारा जो बैलेंस है इट शुड बी समवेयर अराउंड 1 लाख, मतलब कि मेरा रिटर्न पॉइंट के पास ही कैश बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। गोल क्या है इनका? टू कंट्रोल कैश विद इन अ रेंज एंड अवॉइड अननेसेसरी कॉस्ट, कि अननेसेसरी कॉस्ट को हम हटा सकें और एक रेंज में ही अपना कैश फ्लो रखें। यहाँ पे मैंने इसका एक डिफरेंस के लिए चार्ट दिया है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार रीड कर लेना। वही है कि ये प्रेडिक्टेबल होता है या अनप्रेडिक्टेबल होता है।
बॉमल्स मॉडल में फिक्स्ड विड्रॉल अमाउंट होते हैं और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रिटर्न पॉइंट यूज़ करते हैं। ये सूटेबल होता है बॉमल्स मॉडल स्टेबल कैश फ्लोज के लिए, और मिलर मॉडल किसके लिए होता है, अनसर्टेन फ्लक्चुएटिंग कैश फ्लोज के लिए। बॉमल्स मॉडल में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना, और मिलर में क्या होता है, टू मेंटेन द कैश बैलेंस विद इन अ सेट रेंज, कि एक रेंज के बीच में ही रहे कि रिस्क अवॉइड कर सके हम, ठीक है। बॉमल्स मॉडल इज सिमिलर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो आपको ईओक्यू का कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं तो अभी हम इन्वेंट्री कॉस्ट में मैं आपको हल्की सी जिस्ट दे दूंगी कि वो होता क्या है। मिलर और मॉडल क्या किसके लिए सिमिलर है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल सिस्टम के, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मॉडल समझ में आ गए होंगे। ये बात थी किसकी, कैश मैनेजमेंट की। तो कैश मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है कि कैश मैनेजमेंट क्या होता है, और दो मॉडल्स पढ़ने हमें ऑप्टिमल कैश बैलेंस फाइंड करने के लिए, बॉमल्स मॉडल और मिलर्स मॉडल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, अपना स्टॉक, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना, कि मेरे पास स्टॉक, सेम वही कैश वाला हिसाब, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बहुत एक्सेस स्टॉक पड़ा है। इसका क्या मतलब कि आपकी सेल्स ही नहीं हो पा रही है तभी आपका इतना एक्सेस स्टॉक है, या तो फिर आपने स्टॉक बहुत ओवर रख लिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आपने प्रोडक्शन फिजूल में ज़्यादा कर लिया, ठीक है। और अगर स्टॉक बहुत कम है, इसका क्या मतलब है कि आपकी अब सेल्स होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब कि आपको स्टॉक ऑप्टिमल रखना होता है। इसको भी आइए रीड कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द स्टॉक ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, अच्छा स्टॉक में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। हम पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से कि मेरी जो इन्वेंट्री होती है ना 3 पार्ट्स में होती है। पहले होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल अभी ले आया है, अभी बना नहीं है। इसके बाद हम इसको किस में डालते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, के अभी आधा बना हुआ है बट वी आर वर्किंग ऑन इट, अभी पूरा नहीं बना है। और लास्ट होता है आपका फिनिश्ड गुड्स। तो आपके पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक पड़ा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक पड़ा होगा और फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक पड़ा होगा। इन तीनों का मैनेजमेंट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी 2 चीज़ें और होती हैं, बताऊंगी अभी। गोल क्या होता है, द गोल इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड मेक श्योर दैट द प्रोडक्शन एंड सेल्स रन स्मूथली, कि आपकी कॉस्ट भी कम हो। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा स्टॉक रखोगे, ऐसे भी तो सोचो, जितना ज़्यादा स्टॉक रखोगे आपको उतना ज़्यादा वेयर हाउस की कॉस्ट पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, है ना। तो आपको कॉस्ट भी कम रखनी है और ये भी रखना है, ऐसा ना हो कि आप कैरिंग कॉस्ट कम रखने के चक्कर में आपका सेल्स ही थोड़ा स्लो हो जाए, कि जब आपको स्टॉक की रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास स्टॉक ही ना रहे, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स मैंने बता दिया है। 2 चीज़ें और होती हैं, एक होता है MRO दैट इज़ मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस, और तीसरा होता है पैकिंग मटेरियल। मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेशन में क्या होता है, बेसिक जो छोटे मोटे टूल्स एंड आइटम्स नीडेड टू मेंटेन मशीन्स को मेंटेन करने के लिए जो छोटे मोटे आइटम्स जो टूल्स लग रहे हैं उसका भी स्टॉक मेंटेन करना होता है। और लास्ट होता है आपका पैकिंग मटेरियल, कि जब फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हैं तो हमें उसे पैक करके ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, तो वो पैकिंग मटेरियल का भी आपको स्टॉक मेंटेन करना होता है, ठीक है। बट मेन फोकस आपका होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक पे। अब ठीक है, मैनेज करना है ये तो पता चल गया, बट कैसे मैनेज करना है, कितना स्टॉक रखना है, किस चीज़ का स्टॉक ज़्यादा रखना है, किस चीज़ का स्टॉक कम रखना है, इसके लिए बहुत सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। तो वैसे तो एक एक टॉपिक बहुत लंबा होता है, बट हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी जिस्ट ले लेते हैं कि आपको पता रहे कि सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स में पहली टेक्निक है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होती है, इट क्लासीफाइज द इन्वेंट्री इनटू 3 ग्रुप्स, मतलब आपकी सारी इन्वेंट्री को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप। A ग्रुप में वो इन्वेंट्री होती है जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट की होती है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होती है। जाहिर सी बात है ना, बहुत एक्सपेंसिव है तो आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड कम होगी ना उसके बेसिस पे, तो उसको आप लो क्वांटिटी में रखोगे उसका स्टॉक। बी क्या होता है, मॉडरेट वैल्यू, कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है बहुत सस्ता भी नहीं है, तो उसकी क्वांटिटी भी आप मॉडरेट रखोगे, कि ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सी क्या होता है, लो वैल्यू। लो वैल्यू मतलब बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हैं तो आप इसको जाहिर सी बात है हाई क्वांटिटी में रखोगे, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो, मान लो कोई बहुत वैसे लग्जरी बैग्स हैं या डायमंड्स हैं,
तो ऐसा नहीं है ना कि वो हर दुकान पे बहुत कैजुअली मिल रहा है या बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है उसका। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का ऑब्वियस सी बात है लो क्वांटिटी स्टॉक रहेगा। जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा स्टॉक रहेगा, और बी मतलब मॉडरेट वैल्यू जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मॉडरेट स्टॉक भी रहेगा। ये बोलता है क्या, ABC एनालिसिस की इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, A, B और C, और उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी मेंटेन करो। तो मेन फोकस क्या होता है इसमें, ए वाले आइटम्स को मैनेज करने का। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसी पे लगी होती है। अगर सी वाली इन्वेंट्री थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ लॉस हो जाता है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेन फोकस क्या है, ए वाले आइटम्स को मेन फोकस रहता है उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, सेकेंड आते हैं EOQ, जिसकी अभी मैं जस्ट बात कर रही थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वैसे अपने आप में ये पूरा एक चैप्टर होता है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बट अभी आपको इतना नहीं जानना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है, कैलकुलेट्स द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेस द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। इसमें ना हम 2 कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसिडर करते हैं कि जितनी बार आप ऑर्डर करोगे अपनी इन्वेंट्री उतनी कॉस्ट लगेगी, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। एक लगती है आपकी होल्डिंग कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, कि आपको इन्वेंट्री होल्ड करने में वेयर हाउस की कॉस्ट भी तो लगती है, इन्वेंट्री जितना आप होल्ड करोगे, कैरी करोगे, उसकी भी कॉस्ट लगती है। तो इन दोनों कॉस्ट को फोकस लेके हम EOQ निकालते हैं, जो आपकी एक ऑप्टिमल इन्वेंट्री साइज दे देता है कि इतनी इन्वेंट्री अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे ऊपर हमने देखा था ना, बॉमल्स का फॉर्मूला था, काफ़ी उससे सिमिलर फॉर्मूला है इसका। ठीक है, आगे आते हैं JIT पे। JIT बहुत सिंपल है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, जस्ट इन टाइम। एज द नेम इंडिकेट्स, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, हम इन्वेंट्री रखेंगे ही नहीं अपने पास, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तब हम तुरंत ले आएंगे। ठीक है, ऑर्डर्स एंड रिसीव्स इन्वेंट्री ओनली व्हेन नीडेड, रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट्स एंड वेस्ट। मतलब कि ताकि कोई मेरे पास स्टोरेज कॉस्ट ही ना रहे और वेस्ट भी ना हो, जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही मैं इन्वेंट्री अपनी लेती आऊँगी। लेकिन जस्ट इन टाइम से आपकी इन्वेंट्री सही रहे, इन्वेंट्री का स्टॉक सही रहे, इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ योर सप्लाई चेन। आपका जो सप्लाई चेन है ना, इट शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग। अगर आप जस्ट इन टाइम फॉलो कर रहे हो कि आज ऑर्डर आया आपको और फिर आपको उसी टाइम तुरंत आप ऑर्डर करोगे अपना सामान और अपना सामान तब मंगवाओगे, आपका सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ अपना रीऑर्डर पॉइंट। नाम से ये भी पता चल रहा है, रीऑर्डर पॉइंट में क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड लेवल सेट कर देते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री उस लेवल पर आती है तो फिर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, रीऑर्डर पॉइंट, कि इस लेवल पे अगर इन्वेंट्री आ गई है तो हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना है कि शॉर्टेज ना हो जाए मेरे पास। सेट्स अ स्पेसिफिक इन्वेंट्री लेवल एट विच अ न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड टू इंश्योर स्टॉक इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। नेक्स्ट आते हैं हम फीफो पे। फीफो आप लोगों ने सुना होगा, शायद कंप्यूटर में सुना हो या कभी सुना होगा, फीफो और लीफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से पता चल रहा है ये भी कि जो सबसे पहले स्टॉक आया है ना उसी को पहले निकालना भी है, तो इट हेल्प्स टू कीप द प्रोडक्ट्स फ्रेश। पहले जो आया है, जैसे मान लो इतना स्टॉक आपके पास पहले था, ठीक है, ये इतना स्टॉक पहले था, इसके बाद अब आप नया स्टॉक ये ले आए, तो आप पहले क्या बेचोगे, पहले ये बेचोगे, उसके बाद ही ये बेचोगे, पहले ये नहीं बेचोगे। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में जैसे कि मान लो मिल्क या और कोई डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो हम जो पहले ले आए हैं उसको पहले हमें निकालना भी है ना, अदरवाइज़ वो तो ख़राब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, की जो सबसे लास्ट में आया है कि अगर ये लास्ट में आया है तो हम पहले इसको बेचेंगे, इसको नहीं बेचेंगे। ठीक है, ये होता है लीफो। द न्यूएस्ट स्टॉक इज़ यूज्ड फर्स्ट, कि जो नया नया स्टॉक आया है ना उसको बेच देंगे। लेकिन इंडिया की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में दिस इज़ नॉट अलाउड। लीफो मेथड इंडिया की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं VED एनालिसिस पे। VED एनालिसिस क्या करता है, आइटम्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। वाइटल में क्या आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं और बिना इसके आपका काम रुक सकता है। एसेंशियल में कौन से स्टॉक आते हैं, जो कि ज़रूरी हैं पर शॉर्ट टाइम के लिए बिना उसके भी मैनेज कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल में क्या आता है कि काम का तो प्रोडक्ट है बट अगर ना भी हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो ये स्पेशली यूज़फुल कहाँ होता है, हेल्थ केयर सेक्टर में, कि वहाँ पे हमें वाइटल चीज़ें अलग रखनी है कि उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, काम रुक जाएगा। एसेंशियल कि चलो नहीं है तो हम कुछ दिन मैनेज कर सकते हैं, और डिज़ायरेबल कि होती तो सही रहता बट नहीं भी है तो मेरा कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। इट मेक्स श्योर कि आपके जो क्रिटिकल आइटम्स हैं ना वो हमेशा से स्टॉक में बने रहें। नेक्स्ट आते हैं हम HML एनालिसिस पे। HML एनालिसिस सिंपल, ये भी एकदम सिंपल सी है, बस कॉस्ट के बेसिस पे करता है ये। हाई मीडियम लो, कि जो बहुत महंगे गुड्स हैं वो हाई, जो थोड़े सस्ते हैं मतलब मॉडरेट हैं वो मीडियम, और जो और सस्ते हैं वो लो। तो इट फोकसेस ऑन मैनेजिंग एक्सपेंसिव आइटम्स मोर क्लोजली। अगर आप पीछे से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो आप तुरंत रिलेट कर लोगे। इट इज़ मोर लाइक ABC एनालिसिस, हमने जो पहला पढ़ा था ABC एनालिसिस, इसी की तरह तो है ये। हाई वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू, लो वैल्यू, बस इन्होंने ABC एनालिसिस नाम दिया है और यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया है HML की हाई मीडियम लो, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ द सेम। और लास्ट है मेरा FSN एनालिसिस, जो कि कैसे डिवाइड करता है, क्लासीफाइज आइटम्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट रेट। फास्ट मूविंग की जल्दी जल्दी बिक रहे हैं, स्लो मूविंग धीरे धीरे बिक रहे हैं, और नॉन मूविंग जो बिक ही नहीं रहे, पड़े हुए हैं एकदम। तो जाहिर सी बात है ना, फास्ट मूविंग जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं तो हम बार बार ऑर्डर करेंगे इसको। स्लो मूविंग धीरे धीरे यूज़ होते हैं तो हम आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। और नॉन मूविंग क्या होते हैं, इसका ना डेड स्टॉक बन गया है कि बहुत टाइम से यूज़ ही नहीं हुआ है तो वो अब डेड स्टॉक बना हुआ है, ठीक है। ये थे आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। आप चाहो इसका एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका स्क्रिबल हटा देती हूँ। अब मुझे आप बताइए कि अगर आपको इतने पूरे टॉपिक में कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।